हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट की बुक से, जो हम इंडियन पॉलिटी सीरीज पढ़ रहे थे उसमें आज का टॉपिक है न्यायपालिका। ये लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है और एनसीईआरटी पर इस पर आधारित है। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिस भी भर्ती परीक्षा में इंडियन पॉलिटी आता है, अपने सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। जिस भी भर्ती परीक्षा के आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका पहले सिलेबस देखें। उस सिलेबस के आधार पर जो जो टॉपिक इस बुक में हैं, जैसे ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री में, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को इस बुक से ज़रूर पढ़ें और इसको एक से अधिक बार देखें। ये बुक एक तरीके से नोट्स पैटर्न पर ही आधारित है। अगर आप इससे बार बार पढ़ते हो एक ही टॉपिक को, तो ये टॉपिक आपको स्थायी क्लियर हो जाते हैं। जैसे न्यायपालिका का टॉपिक है, अगर आप इसकी वीडियो को बार बार देखते हो, सुनते हो और फिर अदर बुक से या नोट से पढ़ते हो, तो आपका टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो ज़रूर पढ़ें, बार बार देखें और बार बार वीडियो को सुने। पढ़ते हैं आज का टॉपिक न्यायपालिका। न्यायपालिका समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। तो समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में शक्ति विभाजन नहीं होता। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का एक जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्य के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे जिला न्यायालय होता है। यानी कि इसे जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत की न्यायिक व्यवस्था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 124। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नोट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। जब संविधान की व्यवस्था की गई थी तब मूलतः कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 8 न्यायाधीश थे। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत 1960 ईस्वी में संख्या बढ़ाकर 14 हो गई, 1978 ईस्वी में 18 तथा 1986 में 26 और 2009 में 31 हो गई। अभी कितनी है? तो अभी 33 है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, वह किसी, सेकंड पॉइंट है, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। या तो वो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये सभी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होना जरूरी है। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 में दी गए हैं। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावे उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलती हैं। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। पद विमुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यानी कि पद विमुक्त यानी पद से कैसे हटाया जाता है, तो हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही ये भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन करें। यानी कि 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना यानी कि समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। नोट है, पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों यानी कि 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले की बात करें तो 50 सदस्य, लोकसभा की बात करें तो 100 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। यानी कि पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन थे। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन थे।
सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, जो 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन थे। मात्र 17 दिन रहे थे कमल नारायण सिंह, जो कब से कब 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहे थे। सबसे कम तो है कमल नारायण सिंह और सबसे अधिक समय तक रहने वाले यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं। नोट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। यानी कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, किसकी स्वीकृति? तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। और अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये निम्न मामलों में प्राप्त है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ या फिर एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। जिसमें किसी तथ्य और विधि का प्रश्न शामिल हो उसको ही ना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय को स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अगला है अपील क्षेत्राधिकार। अपील क्षेत्राधिकार देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, सांविधानिक और दीवानी और फौजदारी। सांविधानिक, दीवानी और फौजदारी 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं अपील क्षेत्राधिकार में। अगला है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय संविधान का अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय संविधान का 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। न्यायालयिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। नोट है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार कम से कम कितने संख्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की? तो 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार। तो ये था आज का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। तो थैंक यू।